हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू डिस्कशन। मेरा आज का वीडियो है ये सी टैट यू टैट टैट एग्ज़ाम के लिए मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो है। तो चलो गाइस, समय को ज़्यादा बर्बाद न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो जो इसके ऑप्शन है, नंबर ए एकीकरण का सिद्धांत, नंबर बी अंतःक्रिया का सिद्धांत, नंबर सी निरंतरता का सिद्धांत और नंबर डी अंतः संबंध का सिद्धांत। तो जो इसका राइट आंसर है, निरंतरता का सिद्धांत। जो विकास है वो निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से ही ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और आजीवन मृत्यु तक चलती रहती है। जब कोई बालक जन्म लेता है तो वो सीधे बड़ा नहीं हो जाता, वो धीरे धीरे उसका शरीर बढ़ता है, उसमें धीरे धीरे परिपक्वता आती है और उसका विकास होता रहता है। तो जो विकास होता है ये किसी न किसी रूप में पूरे जीवन भर चलता रहता है, कभी वृद्धि के रूप में, कभी परिपक्वता के रूप में, तो आजीवन ये चलता रहता है। तो चलो गाइस, चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है डिसलेक्सिया में यह व्यक्त करने में कठिनाई होती है। नंबर ए व्यक्त करने में, नंबर बी पढ़ने में, नंबर सी लिखने में और नंबर डी बोलने में। तो गाइज मेरे साथ आप भी इसके आंसर देते रहिए और अपने आंसर को कमेंट करते रहिए और अपने स्कोर को नोट करते रहिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है नंबर बी पढ़ने में। जो डिसलेक्सिया है ये पठन से संबंधित विकार है। इस प्रकार के विकार में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है क्योंकि वह कुछ अक्षर जैसे बी और डी इनमें विभेद नहीं कर पाता है। साथ ही कुछ शब्दों जैसे कि सो, वॉज, इन दोनों में अंतर नहीं कर पाता है और न्यूक्लियर, अनक्लियर इनमें भी अंतर करने में अक्षम होता है। जैसे ये बी है और ये डी है तो इसकी जो उसके माइंड में इमेज बनती है वो रिवर्स इमेज बनती है, तो जिस कारण से उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। तो चलो गाइस, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था को कोल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो किसे अनोखा काल कहा गया है? नंबर ए बाल्यावस्था को, नंबर बी शैशवावस्था को, नंबर सी किशोरावस्था को और नंबर डी है प्रौढ़ावस्था को। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा नंबर ए बाल्यावस्था को। बाल विकास की जो बाल्यावस्था है उसे कोल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का जो अनोखा काल है वो इसलिए कहा है क्योंकि इस अवस्था में जो बालक है वो अपनी शैशवी विशेषताओं को पीछे छोड़ देता है और जो किशोरावस्था है उस विशेषताओं को प्रकट करने के लिए तैयार रहता है। तो इस कारण से इस अवस्था को अनोखा काल कहा गया है। तो चलो गाइस, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादन नहीं किया है? यानी इन तीनों में से किसी एक ने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया है और तीन ने दिया है। तो जो हमारे ऑप्शंस हैं, नंबर ए है स्कीनर, नंबर बी कोहलर, नंबर सी थॉर्नडाइक और नंबर डी है बीएस ब्लूम। तो गाइज मेरे साथ साथ आप भी आंसर जरूर करिए। तो जो इसका राइट आंसर है उसका राइट आंसर है नंबर डी बीएस ब्लूम। जो बीएस ब्लूम है इन्होंने टैक्सोनॉमी के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। ये ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक रूप में किया था। इन्होंने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था, जबकि जो हमारे अन्य तीन मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने अधिगम के लिए अलग अलग सिद्धांत दिए थे। तो गाइस, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसने कहा है? तो हमारे जो इसके ऑप्शंस हैं वो है नंबर ए स्टैनली हॉल, नंबर बी है हमारे जर्सिल्ड, नंबर सी है क्रो एंड क्रो और नंबर डी है बी एफ स्कीनर। तो गाइस जो इसका राइट आंसर है वो है स्टैनली हॉल।
स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था जो कहा है, इसके पीछे का मुख्य कारण जो ये है वो ये है कि इस अवस्था में जो बालक है वो बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है और उसमें बहुत से शारीरिक, मानसिक, उसमें कुछ फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं, कुछ मेंटल चेंजेस होने लग जाते हैं, उसकी बॉडी जो होती है वो मैच्योर होने लग जाती है। तो वो इन सभी जो उसमें परिवर्तन हो रहे हैं तो इन सभी से डील करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस कारण से ही इस अवस्था को बड़े संघर्ष, तनाव की अवस्था कहा गया है। तो गाइस जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है समस्या समाधान का प्रथम चरण है। तो इसमें ऑप्शन है नंबर ए समस्या की पहचान, नंबर बी आंकड़ा का संग्रहण, नंबर सी परिकल्पना का निर्माण और नंबर डी है परिकल्पना का परीक्षण। तो जो इसका राइट आंसर है वो है समस्या की पहचान। जो समस्या समाधान विधि है इसके द्वारा जो बच्चों में है वो तार्किक रूप से सोचने और निर्णय लेकर किसी भी समस्या का समाधान करने की योग्यता का विकास किया जाता है ताकि बच्चे जो है जब कभी भी उनके सामने कोई प्रॉब्लम आए तो उससे अच्छे से डील कर सकें। जो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा गया है। तो किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहा है। तो हमारे जो इसके ऑप्शंस हैं नंबर ए है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, नंबर बी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, नंबर सी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत और नंबर डी सूच का सिद्धांत। तो जो इसका राइट आंसर है वो है नंबर सी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो बीएफ स्किनर है। इनके अनुसार प्राणी जो है वो पर्यावरण में सक्रिय होकर स्वयं कार्य करता है और पुनर्बलन के आधार पर उसकी पुनरावृत्ति करता है। तो जो हमारे बीएफ स्किनर जी हैं इन्होंने अपना जो प्रयोग है वो चूहों पर किया था। हमने पढ़ाई है कि इसमें जो चूहे होते हैं वो एक बॉक्स बनाया जाता है, उस बॉक्स में चूहे को बंद किया जाता है जो अंधेरा बॉक्स होता है और उसमें एक लीवर लगाया जाता है। तो जब चूहे को भूख लगती है तो वो इधर उधर क्रिया करता है, लीवर पे उसका पैर पड़ता है और अचानक खट की आवाज़ आती है और एक बल्ब जल जाता है और जो खट की आवाज़ आती है उसके साथ ही उसके प्याले में कुछ खाना प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार चूहा उसे बार बार करता है। तो हमने इसके बारे में हम इस सिद्धांत के बारे में और भी अच्छे से पढ़ने के लिए एक दूसरी वीडियो बनाएंगे जिस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलो गाइस चलते हैं फिलहाल अभी हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो जो इसके ऑप्शंस हैं नंबर ए है अब्राहम मैस्लो, नंबर बी है मैकडूगल, नंबर सी है विलियम जेम्स और नंबर डी है गिलफोर्ड। तो जो हमारे इसका राइट आंसर है वो है नंबर बी मैकडूगल। जो मैकडूगल है उन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। मूल प्रवृत्ति से तात्पर्य प्राणी को उत्तेजित किए जाने पर एक विशेष ढंग से अनुक्रिया करने की जन्मजात प्रवृत्ति से है। इन्होंने मनुष्य के लिए 14 मूल प्रवृत्तियों की पहचान की है तथा इन्होंने यह कहा है कि प्रत्येक जो मूल प्रवृत्ति है इसके साथ एक संवेग बताया है। जैसे इसकी कुछ एग्जाम्पल हैं, अगर पलायन की मूल प्रवृत्ति पलायन है तो संवेग जो है उसके साथ भय जुड़ा रहता है। और अगर मूल प्रवृत्ति लड़ाई झगड़ा है तो उसके साथ संवेग क्रोध है। अगर खाना पीना मूल प्रवृत्ति है तो उसका जो साथ जो संवेग है वो भूख है। जिज्ञासा के साथ आश्चर्य। तो इस प्रकार से उन्होंने ऐसी 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है। तो चलो गाइस चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। तो इसमें नंबर ए है शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, नंबर बी है बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, नंबर सी है शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, नंबर डी है शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। तो गैस इसमें से ऐसा क्या है जो शिक्षक को नहीं करना चाहिए अपनी क्लास में। तो जो इसका राइट आंसर है वो इसका राइट आंसर है शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें निःशक्त बच्चों पर ध्यान देना चाहिए और जो ये 3 चीज़ें हैं वो उन्हें करनी चाहिए। तो अब हम पढ़ते हैं कि समावेशी कक्षा होती क्या है।
तो जो समावेशी शिक्षा होती है वो ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पर जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं और प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, पिछड़े बच्चे होते हैं और जो सामान्य बच्चे होते हैं, उन सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है तथा सभी छात्रों पर उन पे समान ध्यान रखते हुए उन्हें बैठने की उनकी व्यवस्था की जाती है। उनकी शिक्षण विधियाँ और उनके उपकरणों का प्रयोग किया जाता है और सभी पर ध्यान दिया जाता है और सभी को एक साथ आगे बढ़ाया जाता है। तो वो हमारी समावेशी शिक्षा होती है। तो हमारा जो अगला और आखिरी क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परिरक्षण आता है? तो नंबर ए प्रस्तावना कौशल, नंबर बी उद्दीपन परिवर्तन कौशल और नंबर सी प्रदर्शन कौशल तथा नंबर डी समापन कौशल। तो चलो गाइस चलते हैं इसके आंसर की ओर और इसका जो राइट आंसर है वो है नंबर ए प्रस्तावना कौशल। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रस्तावना कौशल से पहले छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। बच्चों के पूर्व ज्ञान को समझते हुए उसके आधार पर प्रस्तावना का कौशल का प्रयोग किया जाता है। तो जब जो ये प्रस्तावना कौशल होता है इसमें क्या किया जाता है, एक के बाद एक क्वेश्चंस को उनकी कड़ी बनाकर उन्हें आपस में जोड़कर बच्चों के जो पहले की नॉलेज है हम उसके चेक करते हैं कि बच्चों ने जो प्रीवियस क्लास की उसकी नॉलेज है कितनी है, उससे क्या चीज़ आता है क्या चीज़ नहीं आता, उसके अनुसार हम उसके ज्ञान की जांच करते हैं और उसे आगे को बढ़ाते हैं। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू।